जैसे ही हाल फिलहाल में विधानसभा चुनावों के परिणाम आए, राजनीतिक पंडितों के एक तबके ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसका असर 2024 पर भी पड़ेगा। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर जब भी विधानसभा चुनाव में कुछ बढ़िया करती हैं, उनका ये दावा रहता है कि वह लोकसभा चुनाव में भी यही दोहराने जा रही हैं। मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और YIP के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डेटा के जरिए जानेंगे, ना कि भावनाओं के जरिए और ना कि पक्षपात के जरिए, ना कि विचारधारा के जरिए। आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच किसी भी विधानसभा चुनाव में आए परिणामों का असर किसी भी तरह से लोकसभा पर पड़ सकता है। तो आइए 3 तर्कों के जरिए जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले तर्क से। इस सवाल के लिए पहला जो तर्क है वो है ऐतिहासिक डेटा। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हम बहुत पीछे नहीं गए हैं, किसी ऐसे इतिहास में नहीं गए हैं जो आज से जुड़ा हुआ नहीं है। 2019 से पहले 2018 में इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। सिर्फ 1 साल का अंतर है। इनके आधार पर हम एक झलक देख सकते हैं सत्य की कि असर कितना होता है। मध्य प्रदेश में 114 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर की पार्टी रही थी विधानसभा चुनाव में। राजस्थान में 199 सीटें हैं, 99 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी यहाँ भी दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और बीजेपी ने यहाँ पे जीती थी 15 सीटें और वो रही थी दूसरे नंबर पे, जबकि जो लहर जैसी चली थी कांग्रेस की यहाँ पे, और 68 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तेलंगाना में TRF ने 88 सीटें जीती थी और बीजेपी यहाँ चौथे नंबर की पार्टी रही थी। और मिजोरम में 26 सीटें जीती थी MNF ने। बीजेपी यहाँ भी चौथे नंबर की पार्टी रही थी। इस डेटा को देख करके क्या कोई भी यह कह सकता है कि इसके 1 साल बाद क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, अगर ये तर्क सही है कि विधानसभा चुनाव का ठीक ठीक असर लोकसभा चुनाव पर पड़ रहा है, तो हमें उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी दिखना चाहिए। देखते हैं 2019 में क्या हुआ। 2019 में मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, वहीं 1 साल बाद 29 सीटों में बीजेपी ने टोटल 29 सीटों में 28 सीटें जीती। राजस्थान में बीजेपी सेकंड नंबर पर रही थी 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के चुनाव में 25 में से 25 सीटें जीती। छत्तीसगढ़ में जहां कहते थे कांग्रेस की लहर चल रही है, 68 सीटें जीती थी 2018 में, वहीं पर 2019 के चुनाव में 11 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई कांग्रेस और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तेलंगाना में जो चौथे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस, वो 17 में से 4 सीटें ला करके दूसरे नंबर की पार्टी बनी और मिजोरम में भी चौथे नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बनी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आज जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का ठीक ठीक असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है, उनको ये डेटा बारीकी से देखना चाहिए और तब आप भी देखें और आप अपनी हाइपोथेसिस क्लियर कर लें कि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा पर कितना पड़ता है। तर्कों की दुनिया में 2 तरह के तर्क होते हैं। एक तर्क वो जो डेटा से जुड़े हुए होते हैं, यानी नंबर से जुड़े होते हैं। दूसरे तर्क वो जो विचारों से जुड़े हुए होते हैं। तर्क नंबर 1 में आप डेटा के बारे में देख चुके हैं। तर्क नंबर 2 विचारों के तर्क। भारत जो है वो एक तरह का संघीय लोकतंत्र है। यहाँ केंद्र और राज्य अलग अलग तरह से अपनी नियमावलियाँ बरतते हैं, साथ में काम करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि दोनों के काम करने का मिजाज अलग है और यह जनता तक उतरता है। यानी जनता अपने उम्मीदवार, अपना मुख्यमंत्री चुनने से पहले ये देखती है कि चुनाव किस स्तर के हो रहे हैं, लोकसभा स्तर के या विधानसभा स्तर के। क्या डेटा के रूप में ये बात दिखती है? अगर आप देखेंगे कि क्या मतदाता विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अलग अलग तरह से सोचकर वोट डालता है, इसका सीधा असर आपको डेटा पे दिखेगा अगर ये सही है। दिल्ली में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, 7 में से 7 सीटें जीत ली। और इसके बाद ठीक 1 साल बाद अभी 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 70 में से 62 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने। यानी दिल्ली का मतदाता एकदम क्लियर है इस मामले में कि विधानसभा में किसको चुनना है, लोकसभा में किसको चुनना है। इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि मतदाता अपना नेता चुनते हुए स्तर कितना सोचता है कि राज्य है कि केंद्र है। उड़ीसा इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है
कि कैसे लोग विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग चीज़ें देख करके वोट करते हैं। 2019 में उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी हुए और लोकसभा चुनाव भी हुए, लेकिन केंद्र में लोगों ने बीजेपी को चुना और राज्य में लोगों ने बीजू जनता दल को। इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। और तीसरा उदाहरण है राजस्थान का, जहां 18 में लोगों ने 99 सीटें देकर के राजस्थान में चुना कांग्रेस को, लेकिन यहां पर 25 सीटें जीत करके लोकसभा में क्लीन स्वैप कर दिया और सारी सीटें दे दी बीजेपी को। ये डेटा अगर आप देखेंगे दिल्ली, उड़ीसा और राजस्थान का, तो आपको पता चलेगा कि कैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय मतदाता व्यवहार अलग अलग होता है। आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले डेटा से जुड़े तर्क की बात करी, फिर वैचारिक तर्क की बात करी, अब तीसरे नंबर पर आते हैं एक प्रैक्टिकल बात पर। जो लोग ये कह रहे होंगे कि आप सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं, आइडिया की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं। अगर अभी ध्यान दें 2022 है और इसका असर सबके दिमाग में है 2024 पर क्या पड़ेगा। क्या 2 साल में चीज़ें पूरी तरह बदली जा सकती हैं? अगर इस बात का जवाब मिल जाए तो इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि 2022 में वही होगा जो 2024 में होगा। देखो, समाजवादी पार्टी ने 2012 में बहुत अच्छा किया था, शायद 224 के आसपास इसकी सीटें थीं। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी थी। सिर्फ 2 साल के भीतर 2014 में बीजेपी ने यहाँ पर 71 सीटें जीती और लोकसभा में पहले नंबर की पार्टी बनी। कांग्रेस 2012 तक किसी भी खतरे से मुक्त थी। अगर आप देखेंगे तो 2009 में जैसे मनमोहन सिंह की चुप्पा सरकार बोलते थे, वो 2004 के बाद दोबारा वापसी करी थी और बीजेपी की सीटें कम हुई थी। लेकिन 2014 में क्या हुआ? पूरी की पूरी काया पलट दी भारतीय जनता पार्टी ने। अगर आप और पुराना डेटा देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने 1977 में, कोई कह सकता था कि क्या इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आएंगी, क्योंकि उन्होंने जो किया था लोग कह रहे थे कि सत्ता में नहीं आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही 1980 आया, 3 साल बाद वही इंदिरा गांधी दोबारा से सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी ने 2013 में 28 सीटें जीती और किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वक्त है 2 साल का या 3 साल का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोई भी पार्टी मेहनत से अपना काम करे और साथ में साथ सांगठनिक ढांचा में बड़े बदलाव करे, तो ये बिल्कुल संभव है कि चीज़ें और परिणाम बदले जा सकते हैं। किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलते हुए या किसी खास पार्टी का एग्जाम्पल नहीं देते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मोटा मोटी इन 3 तर्कों के आधार पर जो हाइपोथेसिस निकल के आती है वो ये साफ साफ कहती है कि विधानसभा चुनाव में मतदाता अलग तरह से सोचता है, लोकसभा चुनाव में मतदाता अलग तरह से सोचता है। इसलिए ऐसी कोई भी हल्की बात कहने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि क्या वो बात तर्कों की कसौटी पर खरी उतर रही है।